हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेरी एस्पिरेंट्स। तो आज के वीडियो में हम जो झारखंड विद्युत परिषद रांची के जो प्रथम सावधिक परीक्षा है, ठीक है, वो 21-22 उसका मॉडल पेपर 2 यानी साइंस का मॉडल पेपर 2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइंस के मॉडल पेपर 2 में आप यहाँ से देख सकते हैं कि बच्चों ये विज्ञान का सेट नंबर 2 है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चन आपका 40 रहेगा और 40 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो इसका क्या होगा रिलेशन। देखिए सेट नंबर 1 अगर आप ठीक से देखे होंगे मेरा वीडियो तो उसमें ये क्वेश्चन पे फिर से था और फिर से ये आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, f बराबर क्या होता है r/2, f बराबर r/2। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो दोनों में 2 नियम हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के यहाँ कितने नियम हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना बच्चों, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वर्चुअल कहते हैं। और यह सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, और उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर दर्पण रखा जाता है। जैसे अगर दर्पण यहाँ है तो अगर वस्तु यहाँ है तो ठीक दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर यहाँ पर बनेगा और काल्पनिक बनेगा। तो उसकी दूरी भी सेम होती है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों कि वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है वही बहुत ही बड़े क्षेत्र को कम से कम जगह में, कम से कम क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र को कम से कम एरिया में दिखाने को हेल्प करता है। तो उत्तल दर्पण ही है जो हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, बाइक, ठीक है, R15 या ड्यूक, उसके पीछे आप देखना जो आगे हैंडल के पास लगा होता है दर्पण, वो रहता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तभी तो पीछे का सारा जो ट्रक व्रक आ रहा होता है या पूरा रियर व्यू जो कहते हैं, जो पीछे वाला जो व्यू है, ठीक है, वो सब दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर उत्तल दर्पण बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको पता ही है कि जल में भी कभी कभी लेंस का काम होता है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, कांच में भी होता है, ठीक है, प्लास्टिक में भी ट्रांसपेरेंट होता है तो उसका यूज भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी का कोई यूज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखना बच्चों हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। तो आपको पता ही है कि f जो होता है, f बराबर क्या होता है r/2। तो r/2, तो यहाँ कितना है f का मान 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ रखेंगे ना इस तरह से कि 12 = r/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो r = क्या आ गया, 12 दूनी 24। तो ये हो गया आपका आंसर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्रदीप में बच्चों जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे वहाँ पे कि जो हेडलाइट जो होता है आगे का वो इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से, मतलब आगे की ओर उठा हुआ रहता है। लेकिन जो आप फोकस जो है जहाँ से लाइट निकलती है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, कर्व है ना, उसके अकॉर्डिंग कर्व है। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, क्या हो गया, अवतल दर्पण, यानी हो जाएगा 8 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। जो अवतल लेंस जो होता है, ठीक है, उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा याद रखना आभासी व सीधा होता है अवतल लेंस के सामने, ठीक है। अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा और आभासी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग।
तो डायोप्टर मात्रक है, पहले भी बता चुका हूँ कि डायोप्टर किसका मात्रक है, तो डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता बोलो या फिर लेंस की शक्ति बोलो, एक ही बात है। तो 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो टू डायोप्टर क्षमता तो आपको पहले भी बता चुके हैं, वो सेट नंबर 1 अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लेना कि एफ पी बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यानी लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के रेसिप्रोकल होती है, उसके क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, व्यस्त कर्मानुपाती होता है। तो टू डायोप्टर यहाँ पर दिया है, तो हम रखेंगे यहाँ पर f बराबर क्या हो जाएगा 1/2, काहे कि ये p को हम नीचे ले आए। ठीक है, अब यहाँ से आप डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में था तो सेंटीमीटर में करने के लिए 100 लगा दिए। ठीक है, और 2 से डिवाइड किए तो 2 5 जा 10, यानी 2 5 10, 50 सेंटीमीटर। तो देखिए 50 सेंटीमीटर टू डायोप्टर क्वेश्चन नंबर 11 में कहाँ है, तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर डी, वहाँ पर 50 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को याद रखना बच्चों, आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। जो रंगीन भाग होता है ना हम लोग का आँख का, वो आइरिस कहलाता है। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट आते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। ये तो सबको पता होगा, इसे रेटिना कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम भी है दृष्टिपटल। ठीक है, तो यहाँ जब रेटिना आपको नहीं दिख रहा है ऑप्शन में तो आप क्या मानेंगे, चूज क्या करेंगे, दृष्टिपटल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। 14 बोलता है दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर अभिकारक के रूप में एक है क्या, NaHCO3, और उससे टूट रहा है, यानी Na2CO3 + H2O + CO2 हो रहा है, यानी वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। तो अपघटन है तो भी ठीक, वियोजन है तो भी ठीक। तो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर वियोजन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसमें आप देखिए, अगर आप चेक करें अभिकारकों का जो संख्या है वो उत्पाद की संख्या के बराबर होना चाहिए, उसके मॉलिक्यूल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जितने एटम अभिकारक में है उतने उत्पाद में भी होना चाहिए। वो तीर के निशान के बाईं साइड को अभिकारक कहते हैं और तीर के निशान के राइट साइड को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। देखो कौन सा है, ऑप्शन 15 नंबर का हो जाएगा। देखो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ डी ही आपको सही मिलेगा, बाद बाकी कहीं ना कहीं यहाँ अगर बी में आप देखें तो एल्युमिनियम यहाँ 4 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 2 4 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तो 3 ही है ना, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखें कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन अथवा अपचयन हो रहा है। तो उपचयन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना प्लस होना, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का घटना यानी माइनस होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ PbO में, ठीक है, PbO में क्या हो रहा है, Pb बन जा रहा है, यानी ऑक्सीजन घट रहा है। तो ये हो गया इसका अपचयन, है ना। और Cu में बन रहा है CuO। यहाँ पर CuO लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था इसको ऐसा, CuO, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, लेकिन लिखना चाहिए था ये। तो कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण, और PbO का अपचयन। तो यहाँ पर कहाँ पर है देखिए बच्चों, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, कॉपर का उपचयन और PbO का अपचयन। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो विकृत गंधिता जो बच्चों, वो याद रखना
उपचयन अभिक्रिया के कारण होती है। क्योंकि नहीं देखते हैं कि मम्मी बोलती है कि अरे बिस्कुट निकालते समय डब्बे को क्या करना है, ठीक से टाइट करके बंद करना है ताकि उसमें हवा ना घुसे। तो कोई भी ऐसा खाने का सामान हो, खासकर ऑयली सामान, उसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया करके उसे विकृत कर देता है, मतलब खराब कर देता है, एक अजीब सा गंध निकलने लगता है, उसी को तो विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसी को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें डाला जाता है, चिप्स के पैकेट और किसमें, कुरकुरे के पैकेट में, ठीक है। तो ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, चूने से सफ़ेदी करते समय चूना के पानी में डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा छेपी होगी, यहाँ तक तो आप क्लियर है। और सफ़ेदी करते समय तो चूने में पानी डाला ना, तो दोनों का संयोजन हुआ, तो ये ऊष्मा छेपी संयोजन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी भी वही चीज़ लिख दिया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के अगर क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन एक ही जैसा हो तो आप कोई भी टिक करें, आपको गलत नहीं होगा, वो बोर्ड की तरफ से आपको एग्जैक्ट मार्किंग होगा, सही मार्किंग होगा, सबको नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो याद रखना, कॉपर सल्फेट का विलयन यानी CuSO4 प्लस क्या है, लोहे की कील डाला मतलब Fe डाला, तो बन जाएगा क्या, गिव देन FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, ठीक है, प्लस Cu। तो यहाँ पर देखिए Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, कौन, आयरन, क्या है कि इससे ज़्यादा ताकतवर है, और बन गया क्या, FeSO4, ठीक है, ये FeSO4 बन गया। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी, 19 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक तो ये तो आपको पता ही होगा कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। तो लाल नहीं हो जाएगा मतलब वो सिर्फ अम्ल नहीं होना चाहिए, क्या कि अम्ल में डालने पर लाल और क्षार में डालने पर नीला हो जाता है, ठीक है, ब्लू हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कि आप देखें ABC तीनों क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होगा, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ठीक है, यही अम्ल नहीं है। तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 22 का आते हैं, दिए गए लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है मतलब, ठीक है, मतलब उसमें जल की मात्रा है। तो आप देखें ध्यान से, ऑप्शन सी में ही आपको दिखेगा CaSO4 × 5H2O। तो ये हो गया ऑप्शन सी आंसर 22 का। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आते हैं 23 में, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों याद रखना, अग्निशामक यंत्र में खाने वाला सोडा, जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन जो 24 जो है, ठीक है, वो 24 में जो जल अगर आप मिलाएंगे, ठीक है, तो ही वो हाइड्रोजन आयन देगा, यानी सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थित नहीं रहते, यानी हाइड्रोजन आयन वो दिखाएगा ही नहीं। जब हाइड्रोजन आयन ही नहीं दिखाएगा तो कहाँ से अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं फटाफट, पदार्थ ABCD का pH मान डैश 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 है, यह पदार्थ कौन अम्ल है। तो अम्ल का क्या होता है, याद रखना बच्चों, अम्ल जो होता है वो 7 से कम वाला pH होता है, अम्ल जो होता है वो 7 से कम होना चाहिए pH, और क्षार जो होता है उसका pH मान होना चाहिए 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए का ही देखो 2 है, तो ये हो जाएगा अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, उदासीन क्या होता है, एग्जैक्ट 7। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो इस चित्र में बच्चों याद रखो, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है वो है सिल्वर क्लोराइड, AgCl, क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, यानी प्रकाश वियोजन, ठीक है। अगर सिल्वर क्लोराइड को रख देते हैं हम लोग तो वो सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक। तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी, 26 का ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया के किस जैव प्रकरण में होती है। तो ही तो कोई भी जानता है कि उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा आदमी क्या करता है अपने वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, चाहे कोई भी जीव रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में जानते हैं हम लोग। 28 है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो याद रखना बच्चों, याद रखना कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, H2O, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल के वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है, प्लस हम लोग को ऑक्सीजन देता है। तो ये ऑक्सीजन किसकी वजह से आया, ये H2O की वजह से आया। H2O टूटा उसकी वजह से आया। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी जल। 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 में आते हैं अब हम लोग। अमीबा किस प्रकार का पोषण होता है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो याद रखना ये हो जाएगा प्राणी समभोजी पोषण, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बच्चों लार में जो होता है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। श्वसन प्रक्रिया में पाइरुवेट का विखंडन, यानी पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडन कहाँ होता है। ऊर्जा में पाइरुवेट का जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। तो याद रखना ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहते हैं। ये बार बार एग्जाम में आता है कि इनमें से किसको ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो याद रखना खनिज लवण और जल का संवहन जो होता है वो जाइलम ले जाता है और खाना बनाता है, और खाना बनाने के बाद जो फ्लोएम होता है वो खाने को अलग अलग जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत है पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, बांटता है। तो फ्लोएम खाना को पहुँचाता है, और खाना बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो जाइलम लेके जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ए। 33 में आते हैं। किसी समष्टि तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो याद रखना समष्टि यानी अन्य जीव बाद में भी पृथ्वी में रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए, जनन होना चाहिए, यानी रिप्रोडक्शन होना चाहिए। बच्चे का जन्म होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी क्या बोलते हैं जीव हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जनन, ऑप्शन नंबर सी। 32 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन 34 में। दिया गया चित्र में कौन सा जनन दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए मुकुलन है, विखंडन है, द्विखंडन है, पुनरुद्भवन है। तो यहाँ पर देखिए द्विखंडन तो होगा नहीं, कहे कि 2 खंडन होना चाहिए था उसका। यहाँ पर विखंडन और द्विखंडन, तो यहाँ हो जाएगा आपका विखंडन, यानी बहुत सारे खंड हो रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर। परागन का एक पुष्प दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो बच्चों परागन का एक पुष्प दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना जो कहलाता है वो कहलाता है परागन प्रक्रिया, ठीक है। तो परागन हो जाएगा आंसर। 36 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। भ्रूण को माँ के गर्भाशय में किस प्रकार पोषण मिलता है, किस भाग से पोषण मिलता है। मतलब जो माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसको खाना कहाँ से मिलता है। तो याद रखना बच्चों उसको प्लेसेंटा से खाना मिलता है, ठीक है। प्लेसेंटा के द्वारा ही वहाँ पर उसको पोषण मिलता है, तभी वो बच्चा अंदर में जीवित रह पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है, आप ही सोचो। 1 kg आप कोई भी ऊर्जा स्रोत को, कोई भी सब्सटेंस ले लो जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, चाहे कोयला, पेट्रोल, कुछ भी ले लो, ठीक है, CNG, LPG, कुछ भी, और 1 ही kg होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा देगा वही ना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा वही ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। काहे कि वो तेज़ी से जलता है, हो भी सकता है, लेकिन खाली तेज़ी से जलने से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं ना। प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करे, अधिक। तो ये हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी। 38 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना बच्चों पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ये ऊर्जा के स्रोत जो आपका चैप्टर है
ठीक है, वो पवन ऊर्जा फॉर्म में आप ये चीज़ पढ़ चुके होंगे, एनसीईआरटी में दिया रहता है। निम्नलिखित में से कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? तो देखो कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है जो समाप्त होने लायक है। तो सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा, जब तक सूरज रहेगा तब तक रहेगा। नाभिकीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? तो याद रखिए कोयला जो है वो समाप्य ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर ये ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कोयला ही होगा जो समाप्त होने लायक है। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं अब, ठीक है। पराग कोश में कौन पराग कोश में होते हैं? तो पराग कोश में क्या होता है? परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण। तो ये 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों अच्छे से पढ़ें और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के ही लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर आया हुआ है और इसी तरह क्वेश्चन दिया जाएगा। किसी दूसरे सेट या किसी अलग अलग चीज़ के चक्कर में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना, एनसीईआरटी को रीड करना और ख़ासकर प्रकाश चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट सेट 3 को देखने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। बाय बाय, जय हिंद।